नमस्कार, मैं हूं अर्जुन सिंह और हमारे स्तंभ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि मैं आज मौजूद हूं अशोक यादव जी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसके पहले भी कई इंटरव्यू हमारे स्तंभ पर आ चुके हैं। आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और शिवपाल सिंह यादव की बहुत करीबी माने जाते हैं। सर, इटावा जनपद के रहने वाले हैं आप। आपसे एक सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि क्या समाजवादी पार्टी इटावा से शुरुआत होकर के पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विस्तार किया है, आने वाले समय में क्या आप राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आप अपनी पार्टी को स्थापित करना चाहते हैं, या अभी कितना समय लगेगा आपकी अपनी पार्टी को स्टैंड करने में? समाजवादी पार्टी बहुत ही तेज़ी से उत्तर प्रदेश के साथ साथ हिंदुस्तान के कई प्रदेशों में बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा है। संगठन मेरा बहुत मजबूती से काम कर रहा है और आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर आएगी। जिस तरीके से चुनाव चल रहे हैं, नगर निगम और निकाय जो चुनाव चल रहे हैं, इसमें इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? कितने परसेंट सीटें आपकी जीतने की उम्मीद है आपके अनुसार? जो आपके मेयर कैंडिडेट हैं, कितने मेयर आपके जीत सकते हैं? क्या आपका अनुमान क्या है आपका? देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूती से निकाय चुनाव पूरे प्रदेश में लड़ रही है। इससे पहला भी रिकॉर्ड ले लीजिए, समाजवादी पार्टी का हमेशा परचम निकाय चुनाव में 70% से एबव समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। जहाँ तक बात रही है नगर निगमों की, तो नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम से चुनाव कराकर, चाहे वो भ्रष्टाचार बेईमानी के रूप में नगर निगम का कब्जा करने का काम किया था, लेकिन प्रदेश की जनता पूरी तरह से जाग चुकी है। अब उस पर भी ये कामयाब होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से भी चुनाव कराए भी, तब भी जनता अब बेईमानी नहीं होने देगी। इसके लिए जनता स्वयं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और उत्तर प्रदेश की 17 नगर निगमों में ज़्यादातर नगर निगमों में मेयर समाजवादी पार्टी का बनने जा रहा है। यादव मुसलमान के अलावा सबसे ज़्यादा बैकवर्ड को सीटें दी गई। समाजवादी पार्टी क्या एम वाई फैक्टर से कुछ हटके काम करना चाहती है? देखिए, समाजवादी पार्टी सच्ची समाजवाद पे काम करने की, वहाँ एम और बाई फैक्टर नहीं है। समाजवादी पार्टी सर समाज के बीच में काम करने का काम कर रही है। ये तो केवल दुष्प्रचारित किया जाता है एम बाई करके। समाजवादी पार्टी के साथ कौन सा ऐसा वर्ग है समाजवादी पार्टी के साथ है? और इसीलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना चुकी है। निकाय चुनाव 24 का ट्रेलर है। निश्चित रूप से निकाय चुनाव एक आगाज है आने वाले लोकसभा चुनाव का। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से भयभीत है, डरी हुई है। पहले तो इन्होंने चाहा था कि निकाय चुनाव ना कराएं, इसीलिए तमाम इन्होंने बहानेबाजी की। चाहे आरक्षण को लेकर जिस तरह से इन्होंने आरक्षण लागू किया था, तो ये चाहते थे कि कोर्ट से कोई ऐसा आदेश हो जाए कि चुनाव ना कराना पड़े, और इसको लोकसभा के आगे तक ले जाना चाह रहे थे। लेकिन वो तो मैं बधाई देना चाहता हूँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव कराने का जो निर्णय लिया है, आदेश दिया है, और भारतीय जनता पार्टी मजबूर होकर निकाय चुनाव करा रही है। ये चुनाव कराने के मूड में नहीं थे। ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जनता बुरी तरह से नाराज़ है, जनता ऊब चुकी है। चाहे वो नगर निगम की, चाहे लोकल सरकार हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे नगर पालिका का हो, हर जगह समाजवादी पार्टी का परचम लहराने जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो आने वाले विधानसभा चुनाव में, इसमें किन किन पार्टियों से आपके संबंध हैं? किन पार्टियों से आपकी बात चल रही है और कितने सीटों पर आपकी पार्टी लड़ेगी? देखिए, ये तो निर्णय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है कि किस दल के साथ हमको गठबंधन करना है, किसके साथ मिलकर चुनाव। जो हमारी समान विचारधारा के दल हैं, उनके साथ मिलकर ये हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, सभी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो समान विचारधारा के दलों से मिलकर गठबंधन करके और वहाँ चुनाव लड़ने का काम करें, और वहाँ पर जो दमनकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का काम करें। कोलकाता में राष्ट्रीय अधिवेशन से कोई लाभ पहुंचा है कोलकाता समाजवादी पार्टी यूनिट में? हाँ, क्यों नहीं। कलकत्ता में जो समाजवादी पार्टी यूनिट है, वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे पदाधिकारियों का उत्साह बढ़ा है, और उन्होंने बहुत पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय सम्मेलन वहाँ होने पर जो कार्यकर्ताओं को जो एनर्जी मिली है, उन्होंने और उसको अपनी ताकत के साथ काम करने का काम जो बिगड़ा उठाया है, विस्तार करने। करण सिंह पर जिस तरह से रेप के आरोप लग रहे हैं, महिला पहलवान लगातार धरने पर बैठी हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है ब्रजभूषण। चूँकि ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से संरक्षण मिला हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को संरक्षण देकर पूरे देश का जो सर नीचा करने का काम किया है पूरे दुनिया में। जहां हमारी
तमाम ऐसी विभूतियाँ जो खेल से जुड़ी हुई, जो महिलाएं थी, लड़कियां थीं, उनके साथ जो यौन शोषण किया गया है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार उनको संरक्षण दे रही है। इससे हमारे देश की छवि पूरे दुनिया में धूमिल हुई है। तत्काल ब्रजभूषण शरण सिंह को, वो तो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह का निर्णय दिया है, और उनके निर्णय के देने के बाद, उनके आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार उनको जेल भेजने का काम नहीं करेगी तो निश्चित पूर्ण रूप से न्यायपालिका इसको संज्ञान में लेकर और इनको जेल भिजवाने का काम करेगी। और जनता में इस बात को लेकर बहुत रोष है, ये भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए। जिस तरह से एनकाउंटर का एक्सप्रेस चला है उत्तर प्रदेश में, लगातार एनकाउंटर हुए, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति है वर्तमान सरकार की। ये जनता को ये दिखाना चाह रही है, चाहे वो मुस्लिम के नाम पर, चाहे दूसरों के नाम पर, ये नफरत फैलाकर केवल हिंदू और मुस्लिम, ये ताकि इनका जो विकास का मुद्दा है वो छुपा रहे, रोजगार का जो मुद्दा है, जो नौजवान हमारा बेरोजगार घूम रहा है, वो अपनी आवाज़ ना उठा पाए, उन सब की आवाज़ को दबाने के लिए ये एक सगुफा छोड़ देते हैं। आप इनको अतीक आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। अरे अगर अतीक आतंकवादी थे तो न्यायपालिका क्या कर रही थी? ये काम तो न्यायपालिका का है, न्यायपालिका सजा देगी, और उसको आजीवन कारावास हो गया था। फिर ऐसी स्थितियां लाने की बात क्या, जरूरत क्या थी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार को जनता के सामने ये दिखाना था कि हम केवल आतंकवादी के नाम पर मुस्लिमों का शोषण करके और हिंदुओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये जनता अब जाग चुकी है, जनता जान चुकी है कि इन्होंने क्या किया। सतपाल मलिक पूर्व गवर्नर है और बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, आरएसएस के बहुत विश्वसनीय चेहरों में से एक, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, आपको लगता है कि 2024 में इसका असर पड़ेगा, या सतपाल मलिक के बयानों में कितनी सत्यता दिखती है आपको? निश्चित रूप से, अब चूंकि वो वहाँ के गवर्नर थे, लेकिन गवर्नर होने के बाद भी जो जनता पार्टी की सारी नीतियों को, जो इनके झूठे वादे हैं, इनसे सब कुछ जान चुकी है। अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। उनके पास तो मैनेजमेंट बहुत मौजूद है। वो भारतीय जनता पार्टी तो मैनेजमेंट के दम पर चुनाव जीत जाती है, जबकि विपक्ष चिल्लाता रहता है। क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या जो भी अपोजिशन पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा उनका मैनेजमेंट कमज़ोर है, या अपनी बात को वो पहुंचा नहीं पाते हैं, या फिर जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक डिजिटल पार्टी बनाया है, जिस तरीके से एक हाईटेक व्यवस्था की है, कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को विपक्षी पार्टियां भुना नहीं पा रही हैं या उसको फॉलो नहीं कर पा रही हैं? क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं है, सब विपक्षी पार्टियां अपनी बात भी पहुंचा पा रही हैं, जनता के बीच में जा रही। हाँ, जो मीडिया है, मीडिया को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश की मीडिया को अपने कब्जे में कर रखा है, हायर कर रखा है। मीडिया हमारी बात को नहीं दिखाना चाह रही, लेकिन सोशल मीडिया आज हर गांव से लेके और शहर तक हर व्यक्ति जागरूक हो गया है सोशल मीडिया के पर। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जो भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे थे, मैंने कहा ना, झूठे वादे प्रलोभन में आकर हम तो अपनी बात पहुंचा लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे वादे किए, जो प्रलोभन दिया जनता को, जनता उनके बहकावे में आ गई है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, अब उनके झूठे वादे में नहीं आने वाली है, उनके मैनेजमेंट में आने वाली नहीं है। जनता ने ये तय कर लिया कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम करेंगे। विपक्ष का एजेंडा क्या होगा मोदी को हटाने के लिए? विपक्ष का एजेंडा ही एजेंडे कमी है। रोजगार बहुत बड़ा एजेंडा है, विकास बहुत बड़ा एजेंडा है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा, नौकरियां, सरकारी नौकरियां बहुत बड़ा एजेंडा है। सारे एजेंडे हैं सर। चेहरा कौन, पीएम का चेहरा कौन? ये तो सारे दल मिलकर तय करेंगे। ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो सब तय करेंगे कि किसको राष्ट्रीय चेहरा घोषित करना है, उस पर विचार किया जाएगा। आपको लगता है कि निकाय चुनाव की सीटें ये बता देंगी कि विपक्ष और सत्ता पक्ष में क्या मजबूती है और जनता का मैसेज क्या है? हाँ, ये तो आने वाली 13 मई को पता चल जाएगा कि प्रदेश किस तरफ जा रहा है। प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से तय कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ने का काम करेंगे। दोबारा ये सोच भी नहीं सकते हैं, निकाय चुनाव में 70 से 80% सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल करने जा रही है। आपको जय मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी, तो समाजवादी पार्टी के जो विस्तार हुए, जो वहाँ के कार्यकर्ता थे, चूँकि वहाँ दो के बीच में लड़ाई होती थी, लेकिन अब वहाँ चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी का विधायक राजस्थान में भी है,
समाजवादी पार्टी के विधायक मध्य प्रदेश में भी हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक महाराष्ट्र में भी हैं। अब हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को हर गुजरात देश में भी में, खाता खुल गया आपका? गुजरात में भी हमारा एक विधायक है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी समाजवादी पार्टी कहीं उसमें वर्चस्व में नहीं है। वहाँ हमारा संगठन बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और पूरे देश की जनता की बिहार में खाता नहीं खोल पाई पार्टी नहीं, तो तमाम उसके कारण हैं, लेकिन हम वहाँ बहुत मजबूती की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ जो दूसरे दल हैं, जो हमारी समान विचारधारा के दल हैं, उनके साथ मिलकर हम चुनाव लड़ने का काम करने जा रहे हैं। कांग्रेस के साथ क्या रिश्ता रहेगा आगे? ये सब चीज़ें राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करनी है। इसमें हम लोगों को बोलने से कोई वो नहीं है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, वो बताएंगे कि क्या करना है। भाजपा सरकार के कोई 2 काम जो आपको सही लगते हों विपक्ष में होने के बावजूद? भारतीय जनता पार्टी खुद में बताने वाली नहीं है कि उसने कोई ऐसा काम ही किया नहीं है जो जनता के हित के लिए, कोई जनता, एक जनता से पूछ लीजिए कौन सा हित का काम किया। हाँ, एक काम जरूर किया है, इन्होंने प्रदेश में और देश में केवल नफरत फैलाने का काम किया, जातीयता को बढ़ाने का काम किया, जात जाति में लड़ाने का काम किया, घर घर में लड़ाई कराने का काम किया है। केवल ये जरूर काम किया है, बाकी भारतीय जनता पार्टी का एक भी ऐसा काम नहीं है। चाहे वो प्रदेश की सरकार तो अब दूसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। पहले 5 साल में भी समाजवादी पार्टी ने जो शिलान्यास किए तो उनको काम कराने का काम किया है, बढ़ाने का, और जहाँ समाजवादी पार्टी के समय पर काम पूरे हो रहे तो उनका उद्घाटन करने का काम किया, वही आज भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो सरकार बनने के बाद जनहित में उन्होंने ऐसा किया हो जिसकी ये गणना की जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया। प्रदेश की कुछ मूल समस्याएं बताएं जिससे जनता आज परेशान है, और नगर निगम में यदि आप जीतते हैं, बड़ी संख्या में आपके चेयरमैन बनते हैं, आपके मेयर बनते हैं, तो उस स्थिति में कौन से काम आप करेंगे जिससे 24 में आपकी तरफ जनता जो है आकर्षित हो और वोट बैंक आपका बढ़े? इस सरकार में नगर निगम हो, नगर पंचायतें हो, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के मेयर और अध्यक्ष रहे हैं, कि ऐसा कौन सा काम किया जाए जिनसे जनता परेशान हो। हाउस टैक्स आज देख रहे हैं कितना हो गया, दूने से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। चाहे वाटर टैक्स उसको बढ़ा दिया गया। पूरे शहर में कानपुर की अगर बात करें तो वो गंदगी व्याप्त है, कहीं नाली, रोड, खड़ंजा बनाने का काम नहीं किया। हाँ, चट्टे के नाम पर, चट्टा शहर से बाहर निकालने जाने के नाम पर इन्होंने उनको परेशान किया है। आवारा पशुओं के नाम पर उनके चट्टे वालों के जानवरों को लिया, भैंसों को लिया और बाहर जाके बेचने का काम किया है, जिससे पूरे शहर की जनता इनसे पूरी तरह से परेशान हो गई है। अब तो जनता 13 तारीख का इंतजार कर रही है कि 13 तारीख को हमारा समाजवादी पार्टी का मेयर बनेगा और इनके द्वारा जो अत्याचार किया गया है, जनता को परेशान किया गया है, चाहे वो टैक्स के नाम पर हो, चाहे गंदगी के नाम पर हो, चाहे जाम के नाम पर हो, उससे निजात दिलाने का काम किया। जो कानपुर की वर्तमान जो मेयर थी, उन्होंने तो भ्रष्टाचार में लिप्त थी। और एक नया चल है बंटी टैक्स। अम्मा, ये बंटी टैक्स क्या है? बंटी टैक्स अम्मा जाती थी मकान सीज करने, थी टैक्स के नाम पर मकान सीज करती थी, बेटा बंटी जाता था और वो खुलवाने का काम करता, तो टैक्स वसूल करने का काम करता था। ये बंटी टैक्स है, कौन नहीं जानता, पूरा शहर जान रहा है। बीएसपी का क्या रोल देखते हैं आप? मायावती जी बहुत कम आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, और जब भी करती हैं तो ट्वीट करती हैं, और भाजपा से ज़्यादा सपा पर हमलावर होती हैं, और कांग्रेस की स्थिति भी ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों पार्टियों का जो वोट बैंक है, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी में जाता है तो आपको नुकसान हो जाता है? अगर ये वोट बैंक आपकी तरफ आ जाएगा तो बेनिफिट होगा, क्या देखते हैं आप? नहीं भाई, देखिए, मायावती जी की बात अगर करें तो मायावती जी तो फिर वो बीजेपी काम कर रही हैं, फिर वो बीजेपी, वो तो टिकट डिसाइड बीजेपी करती है, सिंबल केवल बहन जी देती हैं। तो अब ये बात दलित समुदाय भी जान चुका है, अदर जो उनके बैकवर्ड या जो भी वोटर है वो भी जान चुका है। आने वाले चुनाव में अब केवल इनकी आशा और उम्मीद, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सबड़ हो, उनकी आशा और उम्मीद अगर बनी है उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी बनी है। वो समाजवादी पार्टी की तरफ आने वाले लोग, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे आने वाला लोकसभा का चुनाव हो, चाहे दलित समाज का वोट हो, चाहे पिछड़ों का हो, वो पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है, कहीं पटने वाला नहीं है। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी में संगठन में परिवर्तन होना चाहिए, उसके ढांचे में परिवर्तन होना चाहिए? जिसने जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि आप चुप रहिए, इस पर कुछ बोलना नहीं है। लेकिन जब तक वो गवर्नर रहे और गवर्नर का कार्यकाल पूरा करने के बाद जो सच्चाई थी उन्होंने जनता के सामने, देश के सामने लाकर रख दी है। पूरे देश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी से
को नफरत की नज़रों से देख रही है। वो केवल इंतजार कर रही है कि 2024 का आगाज़ हो, 2024 का चुनाव शुरू हो और जनता, हिंदुस्तान की जनता इस भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी सरकार को सबक सिखाने को तैयार है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में बैकवर्ड और एससी के रिजर्वेशन की फाइल को जिस तरह से रोका गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? प्रमोशन बढ़ाया था, रिजर्वेशन जो मिल रहा है मौजूदा उसमें बढ़ोतरी की थी, लेकिन फाइल रोक दी गई। क्या लगता है आपको, क्या भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नर लगे हुए हैं, क्या वो कहीं से कमांड हो रहे हैं, या फिर जो छत्तीसगढ़ सरकार है या झारखंड सरकार है, इसकी जो नीतियों को कहीं ना कहीं फ्लॉप करने का प्रयास किया गया है? ये तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से साजिश है। और आपको मालूम है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो देश के सारे गवर्नर, सारे प्रदेश के गवर्नर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से गवर्न हैं। और चाहे ओबीसी प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी ओबीसी के रिजर्वेशन को रोकना कहाँ तक आपको सही लगता है? कैसे कह सकते हैं कि ओबीसी प्रधानमंत्री है? ओबीसी प्रधानमंत्री अगर होते तो पूरे देश में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का काम किया है। नौकरियों में आरक्षण खत्म करने का, नौकरी नहीं दे रहे तो आरक्षण किस बात का? और प्राइवेटेशन कर रहे हैं। अगर बैकवर्ड के हितैषी थे, अगर प्रधानमंत्री जी बैकवर्ड थे, तो प्राइवेट जो कंपनियां थी उसमें भी बैकवर्ड का आरक्षण लागू कर देना चाहिए था। ये तो केवल ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम बैकवर्ड बैकवर्ड कहकर बैकवर्ड को अपनी तरफ ले जाने की बात कर। आप गुजरात से पता कर लीजिए, क्या मोदी जी बैकवर्ड में आते हैं क्या? बिल्कुल ये झूठ बोलते हैं। कोई बैकवर्ड के हितैषी नहीं है, इन्होंने बैकवर्ड को खत्म करने का काम किया है। भाजपा का बार बार जीतना क्या विपक्ष की कमजोरी को दर्शा रहा है, या जनता तक आप लोग अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं? जनता भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे वादे, झूठा प्रलोभन, जैसे शुरुआत में 2014 की बात ले लीजिए, तो इन्होंने कहा था हम आ जाएंगे, 15 लाख रुपये किसी के अकाउंट में आ जाएगा। लोग, जनता भ्रमित हो गई। जनता ने कहा भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, हमारे अकाउंट में 15 लाख कहाँ चला गया 15 लाख। फिर इसी तरह से ये प्रलोभन देते रहे। फिर वो 5 किलो गेहूँ, राशन और इस पे आ गए। और साल में 6,000 रुपये। बताइए, साल में जोड़ लीजिए एक कितना पैसा पड़ता है? 100 कुछ रुपया पड़ता है। 100 से परिवार चलेगा? ये जनता इनके अब झूठे बातों में आने वाली नहीं है। जनता पूरी तरह से जान चुकी है। ये कहते मैंने गैस सिलेंडर दे दिया, तो गैस सिलेंडर दे दिया। जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी तो गैस सिलेंडर की कीमत थी 450 रुपये, आज गैस सिलेंडर की कीमत है 1100 रुपये। तो जनता कह रही है कि जब तुमने सिलेंडर दे दिया तो 1100 रुपये भरने के लिए कौन सा आएगा? ये मैं कहाँ से, चूँकि उसके पास काम नहीं है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा, उसको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, विकास ठप हो गया। विकास होता तो मजदूरों को मजदूरी मिलती, काम मिलता। इन दिनों से आप काम कर रहे हैं, क्या नेताजी के समय की जो पार्टी थी और अब वर्तमान में जो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, इन दोनों में कितना डिफरेंट मानते हैं आप? अब वो नेताजी ने जिस तरह से संघर्ष करके पार्टी को खड़ा किया था और वो खड़ी पार्टी बनी हुई है, उसके आज मुखिया माननीय अखिलेश जी हैं, हमारे माननीय शिवपाल सिंह जी हैं। और दोनों लोग जो नेताजी के सपने थे, जो नेताजी जिन आदर्शों पर चले थे, उसी आदर्शों पर लेकर समाजवादी पार्टी को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। पार्टी थोड़ी बदल गई रहा, पार्टी तो वही है जो नेताजी ने शुरू किया था। भाई पार्टी को ले जाके माननीय अखिलेश जी और माननीय शिवपाल सिंह ले जाने का काम कर रहे हैं। पार्टी तो एक ही, पार्टी थोड़ी बदल गई कोई। चंद्रशेखर रावत जिस तरह से अब लगातार अखिलेश यादव के मंचों में दिख रहे हैं, आपको लगता है कि क्या जयंत चौधरी की जगह रावत ले पाएंगे? जयंत चौधरी जी भी साथ में हैं, राबड़ी जी भी साथ में हैं, और आने वाले लोकसभा के चुनाव में और दलों के साथ भी पार्टी को हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये तय किया है कि सबसे मिलकर हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। दलित वोट किसके साथ है? बीजेपी के साथ, बीएसपी के साथ, या आपके साथ? देखिए, जहाँ तक दलित वोट की बात करें तो अब दलित वोट अच्छी तरह से ये समझ गया है कि पिछले कई दशकों से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने दलित वोट के नाम पर जिस तरह से पैसा उगाही की है, तो दलित वोट और दलितों का कोई भला हुआ नहीं है। दलित अब ये जान गया है कि हमारा अगर भला है, हमारा विकास है, हमारी नौकरी, नौजवानों को नौकरियां का लाने का कोई काम करेगा तो समाजवादी पार्टी करेगी। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने ये दिखाया माननीय नेताजी के ज़माने में। जो मान्यवर काशीराम जी हैं, आपको मालूम है कि उनको पार्लियामेंट में भेजने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, समाजवादी पार्टी ने किया था। तो ये पूरा दलित समुदाय ही जान रहा है कि अगर समाज में दलित और समाजवादी पार्टी मिलकर ही इस दमनकारी सरकार को हटाने का काम करेंगे। आज दलितों का झुकाव, दलितों का साथ समाजवादी पार्टी के साथ है।
निकाय चुनाव में जिस तरह से बागियों से बहुत परेशान हैं अखिलेश यादव, लगातार खबरें आ रही हैं कि जिन सांसद विधायक या उनके लोगों को टिकट नहीं मिली है तो कहीं ना कहीं वो निर्दलीय प्रत्याशियों को उतार रहे हैं, कुछ बगावत कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार खबरें आती रहती हैं, इस संकट से पार्टी कैसे निपट रही है? देखिए, ये निकाय चुनाव लोकल चुनाव है। यहाँ नगर पालिका में नगर शहर की सरकार होती है। जैसे आपको कानपुर में भी आप दिखाई दे रहा है कि पहली बार समाजवादी पार्टी का जो परचम लहराने जा रहा है, और समाजवादी पार्टी ने इतना अच्छा प्रत्याशी दिया है कानपुर नगर को। भारतीय जनता पार्टी लास्ट दिन तक, नामांकन के लास्ट दिन तक ये तय नहीं कर पा रही थी कि हम प्रत्याशी किसको तय करें। समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया उसके सामने उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लास्ट में उनको वही निर्णय लेना पड़ा जो पुरानी जो मेयर थी उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का काम किया है। जहाँ तक विरोधाभास की बात है, आप समाजवादी पार्टी की विरोधाभास की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी हैं उनको हराने का काम कर रही है। आक्रोश तो वहाँ पर है, समाजवादियों के अंदर कोई आक्रोश नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भाई एक सीट है, वहाँ से अगर पार्षद हमारे भाई कार्यकर्ता 4 टिकट मांग रहे थे, 6 टिकट मांग रहे थे, तो निश्चित रूप से एक को टिकट मिला है। तो उन जो लोग जो हमारे कार्यकर्ता थे जिनको टिकट नहीं मिला है, वो हमारे प्रदेश का नेतृत्व है, हमारे जिले का जो नेतृत्व है, उनको समझाने का काम कर रहे हैं। और वो सारे लोग जो उनके अंदर कुछ दिन तक तो आक्रोश रहा, इसको टिकट नहीं मिला, आक्रोश रहा, लेकिन उन्होंने सभी ने लगभग 90% लोगों ने कहा है कि मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूं और मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूं। उत्तर प्रदेश में तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते हैं, अब बहुत अच्छी होती तो सरकार में आ जाते, लेकिन कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में मजबूत विपक्ष की भूमिका अखिलेश यादव निभा रहे हैं अन्य पार्टियों की अपेक्षा। और क्या इसी तरह की स्थिति को अन्य राज्यों में बनाने के लिए क्या रणनीति, क्या रोड मैप आपका तैयार है? आप चूँकि आप बता चुके हैं राष्ट्रीय पार्टी बनाने की ओर अग्रसर है लगातार आप, तो जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, बिहार है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, ये जो उत्तर प्रदेश के से लगे हुए राज्य हैं, इन राज्यों में समाजवादी पार्टी अपने आप को कैसे स्थापित करे? और स्थापित करने के साथ साथ फ्रंटल आपका है ही, लेकिन वोट बैंक नहीं आ रहा है, वोट बैंक नहीं स्थापित हो पा रहा है, ये कमी कहाँ मानते हैं आप? या वहाँ की पार्टियाँ इतनी प्रभावी हैं कि समाज है ताकि बीजेपी से फाइट कर सके आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो आपकी सरकार भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास संसाधन हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो इनसे कैसे निपटेंगे 24 में? नहीं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व लगातार संगठन पे काम कर रहा है। राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ, प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ, उसके बाद राष्ट्रीय कमेटी घोषित हो गई है। प्रदेश के जिलाध्यक्ष लगभग 80% घोषित किए गए हैं, अभी निकाय चुनाव शुरू होने से कुछ ही पहले किए गए हैं। और चाहे वो जिला इकाई हो, चाहे वो प्रदेश इकाई हो, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, निरंतर संगठन पर काम कर रहा है। और आने वाले चुनाव से, पार्लियामेंट के चुनाव से पहले संगठन पूरी तरह से और बूथ लेवल पर हमारा संगठन काम करना शुरू करेगा। आपने मैं अमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। और मैं आप अशोक यादव जी हैं, जनपद इटावा के रहने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और शिवपाल सिंह यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं, और कहीं ना कहीं एक रणनीतिकार के तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं और अपनी बातों को बहुत स्पष्ट तौर पर रखने के लिए जाने जाते हैं। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद हाँ, यदि हमारा इंटरव्यू अच्छा लगे तो उसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में मुलाकात होगी। नमस्कार। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।